द क्वाड फुटनोट की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने सोचने के तरीके को समझने में वाकई क्रांति ला दी। डैनियल कानमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। और ये किताब इस बड़े सवाल को उठाती है कि हम इंसान जो खुद को बड़ा लॉजिकल मानते हैं, है ना, वो अक्सर इतने इर्रेशनल फैसले क्यों ले लेते हैं। हमारे पास इस किताब और इसके मुख्य विचारों पर कुछ सामग्री है और आज हम इसी में गोता लगाकर समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी सबसे ज़रूरी बातें हैं जो हमें अपने सोचने के तरीके के बारे में जाननी चाहिए। बिल्कुल। काहनमैन, जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला, उन्होंने मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की उस पुरानी धारणा को चुनौती दी कि इंसान हमेशा सोच समझकर अपने फायदे के लिए फैसले लेता है। उन्होंने दशकों की रिसर्च से दिखाया कि हमारे दिमाग में कुछ अदृश्य शॉर्टकट्स हैं, जिन्हें वो ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, जो हमें अक्सर भटका देते हैं, और कैसे हमारी भावनाएं और गट फीलिंग्स ठंडे दिमाग से किए गए विश्लेषण पर हावी हो जाती हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर शेयर बाजार और सरकारी नीतियों तक हर जगह। चलिए शुरुआत करते हैं किताब की सबसे बुनियादी बात से। ये जो दो सिस्टम वाली बात है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर यह है क्या और इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? हाँ, देखिए, ये नाम शायद टेक्निकल लगे, पर इनका काम बहुत सीधा है। सिस्टम 1 है हमारा तेज, ऑटोमेटिक, बिना सोचे समझे काम करने वाला दिमाग। ये हमारी गट फीलिंग्स, पहली नज़र की राय, आदतों वाला हिस्सा है। ये लगभग बिना किसी मेहनत के बिजली की तेजी से काम करता है। सोचिए, जैसे गाड़ी चलाते हुए अचानक ब्रेक मारना या किसी का चेहरा देखकर उसे पहचान लेना, ये सब सिस्टम 1 का काम है। इसे आप दिमाग का ऑटो पायलट समझ सकती हैं, जो ज्यादातर समय कमान संभाले रहता है क्योंकि ये ऊर्जा बचाता है। ऑटो पायलट। जी। दूसरी तरफ है सिस्टम 2। ये धीमा, जानबूझकर सोचने वाला, मेहनत करने वाला और लॉजिकल हिस्सा है। जब आप कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करते हैं या ध्यान लगाकर कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं या दो विकल्पों में से चुनते समय फायदे नुकसान तौलते हैं, तब सिस्टम 2 काम कर रहा होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि सिस्टम 2 काफी आलसी है। वो तभी मैदान में आता है या तो सिस्टम 1 किसी मुश्किल में फंस जाए या जब हम जानबूझकर उसे जगाए। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ज्यादातर फैसले, जिन्हें हम शायद बड़ा सोच समझकर लिया हुआ मानते हैं, असल में हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर ले रहा होता है। एक तरह की कहानी बनाने वाली मशीन चला रही है, ना कि कोई बैठा हुआ कैलकुलेटर। बिल्कुल सही। और यही समझना इस किताब का सार है। क्योंकि सिस्टम 1 डिफॉल्ट मोड है ना, तो ये हमें उन आम गलतियों और सोच के धोखों, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, उनको पहचानने में मदद करता है, जिनका हम रोज शिकार होते हैं। ये समझने से हमें न सिर्फ अपनी गलतियां समझ आती हैं, बल्कि ये भी पता चलता है कि दूसरे लोग क्यों कभी-कभी ऐसा बर्ताव करते हैं जो हमें अजीब या गलत लगता है। हाँ, सही। इसी से जुड़ा एक और बड़ा मजेदार आइडिया है इस किताब में। What you see is all there is, WISOIA, यानी जो दिखता है बस वही सब कुछ है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। इसका मतलब क्या है और इसका इतना गहरा असर क्यों है? YCIT, हाँ, ये सिस्टम 1 की एक बहुत बड़ी खासियत या कहें कमी है। इसका मतलब है कि हमारा तेज सोचने वाला दिमाग सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर फौरन एक कहानी या नतीजा बना लेता है जो उस वक्त आसानी से सामने मौजूद होती है। ये इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई ज़रूरी जानकारी शायद गायब है या हमने देखी नहीं। देखिए, दिमाग को अधूरी या अस्पष्ट बातें पसंद नहीं, इसलिए वो फटाफट उपलब्ध टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना लेता है, भले ही वो तस्वीर गलत या अधूरी क्यों ना हो। अच्छा, जैसे वो पहली मुलाकात में राय बना लेना। बिल्कुल। सोचिए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और 2 मिनट में ही उसके बारे में पक्की राय बना लेते हैं, या कोई खबर की हेडलाइन पढ़कर ही मान लेते हैं कि आपको पूरी बात पता चल गई। यही वॉसियाटी का खेल है। इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। ये हमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी यानी ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब पता है। ये गलत भविष्यवाणियों का कारण बनता है, क्योंकि हम अनदेखे पहलुओं पर सोचते ही नहीं हैं। और आजकल के दौर में ये राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी हवा देता है, जहां लोग सीमित जानकारी के आधार पर कट्टर राय बना लेते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास शायद ही कभी पूरी कहानी होती है ना? और तुरंत नतीजों पर कूदने से पहले रुककर सोचना कितना जरूरी है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो ये किताब सीधे सीधे इस धारणा पर चोट करती है कि इंसान तर्कसंगत है।
और साथ ही ये हमारी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान पर आंख बंद करके भरोसा करने से भी मना करती है। हाँ, बिल्कुल। kahneman का काम यही दिखाता है कि हम अनुमानित रूप से अतार्किक हैं, प्रिडिक्टिबली इरैशनल। मतलब हमारी अतार्किकता भी बेतरतीब नहीं है, उसके भी पैटर्न है। हम शुद्ध लॉजिक से ज्यादा अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों और दिमागी शॉर्टकट से चलते हैं। ये बात सीधे सीधे पारंपरिक अर्थशास्त्र के तर्कसंगत कर्ता यानी रैशनल एक्टर वाले मॉडल को खारिज करती है, जो मानता है कि लोग हमेशा अपने फायदे के लिए बेस्ट लॉजिकल फैसला लेंगे। सही। और जहां तक अंतर्ज्ञान की बात है, kahneman कहते हैं कि ये कोई जादुई शक्ति नहीं है। अंतर्ज्ञान जो सिस्टम 1 से आता है, वो सिर्फ उन्हीं मामलों में भरोसेमंद हो सकता है जहां माहौल बिल्कुल नियमित हो, पैटर्न पकड़ में आते हो और हमें अपनी गलतियों का तुरंत और साफ फीडबैक मिलता हो। जैसे कि एक अनुभवी शतरंज खिलाड़ी की चालें या एक फायर फाइटर का खतरे को भांपना। लेकिन ज्यादातर जिंदगी के फैसले, जैसे पैसा कहाँ निवेश करें, किसे नौकरी पर रखें या किसी बीमारी का इलाज क्या हो, इतने साफ पैटर्न वाले नहीं होते। इनमें फीडबैक भी तुरंत नहीं मिलता। ऐसी जगहों पर दिल की सुनने या गट फीलिंग पर भरोसा करना अक्सर हमें गलत या पक्षपाती नतीजों की ओर ले जाता है। एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है लॉस एवर्जन, नुकसान से बचने की चाहत। ये हमारे फैसलों पर कैसे असर डालता है? सुनने में तो सीधा लगता है कि कोई नुकसान क्यों चाहेगा भला। सीधा लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। kahneman की प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला, वो दिखाती है कि किसी चीज को खोने का दुख उसी चीज को पाने की खुशी से मनोवैज्ञानिक तौर पर लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। 2 गुना? जी हाँ, लगभग 2 गुना। सीधे शब्दों में कहें तो 100 रुपए खोने का दर्द 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा चुभता है। अच्छा। ये नुकसान का डर हमारे हर तरह के फैसलों में घुसा हुआ है। ये समझाता है कि क्यों लोग घाटे वाले शेयर को बेचने से कतराते रहते हैं, इस उम्मीद में कि भाव वापस बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो होता है ना? जबकि शायद उसे बेच देना ही सही होता। क्यों किसी की आलोचना उसकी तारीफ से ज्यादा दिनों तक याद रहती है और ज्यादा असर करती है? या क्यों कंपनियां या लोग फायदेमंद बदलावों का भी विरोध करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसमें कुछ पुराना छोड़ना पड़ेगा या कुछ खोने का डर है? हमारा दिमाग फायदे नुकसान को बराबर तराजू पर नहीं तौलता, वो नुकसान से बचने के लिए बुरी तरह झुका हुआ है। और वो जो आम कहावत है कि जितना आत्मविश्वास उतनी ही काबिलियत, किताब इस बारे में क्या कहती है? क्या आत्मविश्वास सच में हमारी क्षमता का पैमाना है? किताब इस धारणा की धज्जियां उड़ा देती है। kahneman साफ कहते हैं कि आत्मविश्वास का हमारी असल सटीकता या काबिलियत से बहुत कम लेना देना है। आत्मविश्वास इस बात से नहीं आता कि हमारे पास कितने पक्के सबूत हैं, बल्कि इस बात से आता है कि सिस्टम 1 कितनी आसानी से एक सुसंगत यानी कोहेरेंट कहानी बना पा रहा है। कहानी? हाँ, कहानी। अगर कोई आइडिया या कहानी हमें साफ लगती है, आसानी से समझ आती है, तो हमारा दिमाग उसे सही मान लेता है और हम आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं, भले ही वो कहानी तथ्यों पर आधारित ना हो या उसमें बहुत सारी जानकारी गायब हो। इसे वो वैधता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी कहते हैं। वैधता का भ्रम? जी। तो सबक ये है कि किसी के आत्मविश्वास को उसकी बात की सच्चाई का सबूत न माने, चाहे वो कोई बड़ा डॉक्टर हो, फाइनेंशियल गुरु हो या नेता। आत्मविश्वास अक्सर दिमाग की आसानी से कहानी बना लेने की शक्ति का नतीजा होता है, न कि असल ज्ञान या सटीकता का। हमें हमेशा पूछना चाहिए, इस आत्मविश्वास के पीछे के सबूत क्या हैं? ये बहुत जरूरी बात है। किताब में एक और दिलचस्प फर्क बताया गया है, अनुभव करने वाला स्व, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, और याद करने वाला स्व, रिमेम्बरिंग सेल्फ के बीच। ये क्या भला है और इसका हमारी खुशी या वेलबींग से क्या लेना देना है? ये वाकई एक गहरा विचार है। अनुभव करने वाला स्व वो है जो असल में पल पल जिंदगी जीता है, महसूस करता है हर सेकंड का सुख, दुख, बोरियत। अच्छा। और याद करने वाला स्व वो कहानीकार है जो बाद में बैठकर उस अनुभव की कहानी लिखता है। मजे की बात यह है कि ये कहानीकार पूरी फिल्म नहीं याद रखता, वो बस कुछ खास पल याद रखता है। अनुभव का सबसे अच्छा पल, पीक, सबसे बुरा पल, एंड, और वो खत्म कैसे हुआ। अनुभव कितना लंबा चला, इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओह, मतलब ड्यूरेशन मायने नहीं रखता। नहीं लेते। हम अपनी यादों को बेहतर बनाने के लिए फैसले लेते हैं,
हम चाहते हैं कि हमारा याद करने वाला स्व बाद में एक अच्छी कहानी सुना सके। अच्छा, जैसे छुट्टियों की यादें। बिल्कुल। सोचिए एक छुट्टी के बारे में जो थी तो बड़ी मुश्किलों भरी, लेकिन उसका आखिरी दिन शानदार गुजरा। बाद में याद करने वाला स्व शायद उसे एक शानदार छुट्टी की तरह याद रखेगा, भले ही अनुभव करने वाले स्व ने ज्यादातर समय परेशानी झेली हो। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में किसके लिए जी रहे हैं, हर पल के अनुभव के लिए या उन अनुभवों से बनने वाली यादों की कहानी के लिए। ये तो बहुत गहरा है। तो अगर हम निचोड़ निकालें, वो कौन सी आम धारणाएं या मिथक हैं जिन्हें कानमैन अपनी किताब से तोड़ते हैं? हाँ, कई बड़े मिथकों पर उन्होंने सवाल उठाया है। पहला मिथक, इंसान ज्यादातर लॉजिकल होते हैं, सच्चाई नहीं। हम अनुमान लगाने लायक तरीके से इरैशनल है, हमारी गलतियों के पैटर्न्स हैं। दूसरा मिथक, एक्सपर्ट्स हमेशा निष्पक्ष और सही फैसले लेते हैं, सच्चाई, एक्सपर्ट्स भी उन्हीं मानसिक जालों यानी कॉग्निटिव बायसेस में फंसते हैं जिनमें हम सब फंसते हैं। उनका आत्मविश्वास अक्सर उनकी असल सटीकता से कहीं ज्यादा होता है। हाँ, ये तो देखा है। तीसरा मिथक, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए, सच्चाई, सिर्फ बहुत ही सीमित परिस्थितियों में जहां पैटर्न साफ हों और तुरंत फीडबैक मिले, जैसे शतरंज पर शेयर बाजार या नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं। ठीक है। चौथा मिथक, आत्मविश्वास का मतलब है काबिलियत, सच्चाई, आत्मविश्वास अक्सर इस बात का संकेत है कि कहानी कितनी आसान और सुसंगत लग रही है, न कि इस बात का कि वो कितनी सच है। और पांचवा मिथक, ज्यादा जानकारी मतलब बेहतर फैसला, सच्चाई, कई बार ज्यादा जानकारी सिर्फ शोर बढ़ाती है और WYSITI की वजह से हम सामने मौजूद जानकारी को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं और जो गायब है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। ये किताब तो काफी पहले लिखी गई थी। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, सोशल मीडिया है और अब तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, क्या ये विचार आज भी उतने ही मायने रखते हैं या शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं? ये बहुत अहम सवाल है। मेरे हिसाब से काहनमन के विचार आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो अंदर से अभी भी काफी हद तक पुराने गुफा मानव सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम 1 की आदतों पर चल रहा है, उसे आज एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जीना पड़ रहा है जो बहुत तेज, बहुत जुड़ी हुई है और जहां हर फैसले का असर बड़ा हो सकता है। इस दुनिया में हमारी सहज गट फीलिंग्स को लगातार धोखा दिया जा रहा है और भटकाया जा रहा है। हाँ, ये तो है। इसके कई कारण हैं कि ये आज और भी प्रासंगिक क्यों है। एक तो सूचनाओं का अंबार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सोशल मीडिया पर लगातार आने वाली हेडलाइंस, राय और वीडियोस, ये सब सिस्टम 1 के लिए दावत जैसा है। हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, जिससे जल्दबाजी के फैसले होते हैं और गलत जानकारी तेजी से फैलती है। दूसरा, ध्रुवीकरण और प्रोपेगेंडा। बातों को कैसे पेश किया जाता है, फ्रेमिंग, YCIT, सिर्फ सामने की चीज देखना और जो चीज आसानी से याद आ जाए उसे ज्यादा महत्व देना, अवेलेबिलिटी बायस। इन सब का इस्तेमाल राजनीति और मार्केटिंग में लोगों की भावनाओं को भड़काने और उनकी सोच को बदलने के लिए हथियार की तरह हो रहा है। सही। तीसरा, नकली एक्सपर्ट्स का उभार, राइज ऑफ फॉल्स अथॉरिटी। ऑनलाइन दुनिया में अक्सर वही लोग ज्यादा दिखते हैं जो बहुत आत्मविश्वास से भले ही गलत बातें कहते हैं। ऐसे में असली एक्सपर्ट को पहचानना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। चौथा, AI और हमारे पूर्वाग्रह, AI और बायस। जैसे जैसे AI सिस्टम्स इंसानी फैसलों से सीख रहे हैं, ये खतरा बढ़ गया है कि हमारे अपने दिमागी पूर्वाग्रह यानी बायसेस अनजाने में इन AI एल्गोरिदम्स में कोड हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो AI इन पूर्वाग्रहों को और बड़े पैमाने पर फैला सकता है, चाहे वो नौकरी देने का मामला हो, लोन देने का, या हमें कौन सी खबरें दिखानी है। ये तो खतरनाक है। जी, अगर हम अपने पूर्वाग्रहों को नहीं समझेंगे तो हम उन्हें AI के जरिए और मजबूत बना देंगे। और पांचवा, दिमाग पर बोझ, कॉग्निटिव ओवरलोड। लगातार नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, ये सब हमारे धीमे सोचने वाले सिस्टम 2 को थका देते हैं। नतीजा, गहरी ध्यान लगाकर सोचने की हमारी क्षमता कम हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि काहनेमन का काम आज एक तरह की चेतावनी है कि हमें इस तेज रफ्तार दुनिया में रुकने, सोचने और जानबूझकर अपने सिस्टम 2 को जगाने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया तो हमें लगातार सिस्टम 1 यानी ऑटो पायलट पर चलाने के लिए ही बनी है। बिल्कुल, खासकर जब AI हमारी सोच की नकल कर रहा है और हमारे पूर्वाग्रहों को और बढ़ा सकता है,
तब इन मानसिक जालों को समझना और इनके प्रति सचेत रहना जिंदा रहने के लिए जरूरी स्किल बन गया है। ये सिर्फ हमें बेहतर व्यक्तिगत फैसले लेने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि शायद एक समाज के तौर पर हमें बेहतर सोचने और बेहतर सिस्टम बनाने में भी मदद कर सकता है। सही कहा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर किसी को इस किताब से सिर्फ 5 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? हाँ, अगर 5 सबसे जरूरी बातें चुननी हो तो मेरे हिसाब से ये होंगी। पहला, आपके दिमाग में 2 खिलाड़ी हैं, एक तेज ऑटोमेटिक सिस्टम 1 और एक धीमा लॉजिकल सिस्टम 2। पहचानना सीखें कि कौन सा कब हावी है और कब आपको जानबूझकर ब्रेक लगाकर सिस्टम 2 को जगाने की जरूरत है। ठीक है। दूसरा, सोच के धोखे हमारी बनावट का हिस्सा है, कोई कमी नहीं। लॉस एवर्जन, एंकरिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ये दिमागी सॉफ्टवेयर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, कोई बग नहीं। आप इन्हें मिटा नहीं सकती, पर जागरूक रहकर इनके असर को कम जरूर कर सकती हैं। तीसरा, आत्मविश्वास पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। कोई बात कितनी आसानी से समझ आ रही है या कितनी साफ लग रही है, इसे उसकी सच्चाई का पैमाना न माने। हमेशा पूछें, वो क्या है जो मुझे नहीं दिख रहा? YSIAT को याद रखें। आत्मविश्वास को चुनौती दें, खासकर जब वो बिना सबूत के हो। सही। चौथा, हम कहानियां याद रखते हैं, पूरी सच्चाई नहीं। आपका याद करने वाला स्व आपकी जिंदगी का एडिटर है, जो कहानी बनाता है। जो याद रह जाता है वही आपकी सच्चाई बन जाती है, भले ही असल अनुभव कुछ और रहा हो। समझें कि यादें भरोसेमंद गवाह नहीं होती। और पांचवां, अंतर्ज्ञान कमाना पड़ता है, ये मुफ्त में नहीं मिलता। गट फीलिंग का इस्तेमाल सिर्फ वहीं करे जहां आपने उसे लगातार और साफ फीडबैक से ट्रेनिंग दी है, जैसे कोई एक्सपर्ट अपने काम में। बाकी हर जगह धीमे हो, सवाल पूछें और सिस्टम 2 का इस्तेमाल करें। वाकई थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें मजबूर करती है कि हम रुकें और सोचें कि हम सोचते कैसे हैं। यह हमें सिर्फ होशियार नहीं बनाती, बल्कि शायद थोड़ा विनम्र भी बनाती है, ये मानने में कि हम सब अपनी सोच के कितने गुलाम हो सकते हैं और कितने अनुमानित तरीकों से गलतियां कर सकते हैं। और ये श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती है जिस पर वो आगे सोच सकते हैं। अगली बार जब कोई ज़रूरी फैसला लेना हो या किसी खबर या बात पर फौरन कोई तेज प्रतिक्रिया मन में आए, तो क्या एक पल रुककर खुद से ये पूछा जा सकता है, क्या ये मेरा सिस्टम 1 बोल रहा है जो बस एक आसान कहानी बना रहा है, या मुझे यहाँ रुककर धीमे होकर सिस्टम 2 को जगाने और असलियत को समझने की ज़रूरत है? ये सोचने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता है। आज की इस गहरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।